सर्वज्ञशाला की इस ऑनलाइन क्लास में मैं अमित आप सभी भाइयों बहनों का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग उत्तर प्रदेश बजट पर चर्चा करेंगे। हमारी पूर्व की क्लासेस में जो कि केंद्रीय बजट से संबंधित थी उसकी चर्चा हो चुकी है, तो मैंने सोचा कि इसकी भी चर्चा कर लें, क्योंकि इसी महीने यूपी पुलिस एग्ज़ाम प्रस्तावित है। उसके बाद में यूपी पीसीएस तथा आरओ की परीक्षा भी होनी प्रस्तावित है। तो इस दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भी बजट इम्पोर्टेंट है। हर परीक्षा में पूछा जाता है, यूपी के जितने एग्ज़ाम होते हैं बजट से कोई ना कोई क्वेश्चन आता ही है। तो आज हम देखेंगे यूपी बजट। तो जैसा कि उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री जी श्री सुरेश कुमार खन्ना जी ने 5 फरवरी 2024 को यह बजट पेश किया था। अमूमन 1 फरवरी को बजट पेश किया जाता है, लेकिन स्टेट में 5 फरवरी को पेश किया गया। और बजट में जो अनुमान व्यक्त किए गए हैं वो आपको ध्यान रखने हैं। तो 2024-25 में क्या है कि जो है स्टेट का जीएसडीपी बोलते हैं, जिसे स्टेट का मतलब सकल घरेलू उत्पाद राज्य का, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसको बोलेंगे क्या, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी सकल राज्य घरेलू उत्पाद। तो इसी ये 2024-25 के बजट में 24,99,076 करोड़ रुपए अनुमानित है, लगभग 25 लाख। तो इतने तक पहुंचने का अनुमान है, जो कि 2023-24 की तुलना में 5.8% अधिक है। और 2024-25 में कुल व्यय जिसमें ऋण को छोड़ के कितना अनुमानित है, 6,96,000 करोड़ रुपए, यह भी 14% अधिक है। इसके अलावा राज्य को 39,806 करोड़ रुपए का कर्ज भी चुकाना होगा। तो इस तरह से यह ध्यान रखिएगा। उसके बाद में क्या है कि प्राप्तियां कितनी होनी है। 2024-25 में कुल प्राप्तियां जिसमें उधार को छोड़ के 6,10,101 करोड़ रुपए का अनुमान है, जो कि 15% अधिक है 2023-24 की तुलना में। और 2024-25 में राजस्व अधिशेष जीएसडीपी का 3%। अब ये क्या है, आपने केंद्र के बजट में पढ़ा होगा कि वहाँ पे राजस्व घाटा होता है, राजस्व घाटा होता है, लेकिन यहाँ पे अधिशेष है, राज्य में अधिशेष है, क्योंकि यहाँ पे जो राजस्व आय होती है वह ज़्यादा है, राजस्व आय राजस्व व्यय से ज़्यादा है, तो इसलिए यहाँ पे सरप्लस है। और यह जीएसडीपी का कितना 3%। अगर अमाउंट में बात करें तो 74,147 करोड़ रुपए है। यह डेटा आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, और यह 2023-24 के अनुमान के लगभग बराबर ही है। 2022-23 में राजस्व अधिशेष 1.7% था। अब 2024-25 में राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 3.47% है, जो कि अमाउंट में 86,531 करोड़ रुपए लगभग है। तो राजकोषीय घाटा क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं इसको। और इसकी बात करें तो इसमें क्या होता है, कुल व्यय माइनस कुल आय, कुल व्यय है और कुल आय है, उसके बाद में माइनस क्या कर देना है, जो उधार लिया गया है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। वैसे राजकोषीय घाटा की बात करें तो यह जो कॉन्सेप्ट है वह 1985 में मौद्रिक पद्धति के क्रियान्वयन पर गठित एक समिति थी, जिसके समिति के जो अध्यक्ष थे सुखमय चक्रवर्ती, उन्हीं के नाम पे समिति का नाम पड़ा और उसी ने यह प्रस्ताव दिया था। यानी इस कॉन्सेप्ट का जो है अनावरण एक समझ लीजिए या प्रस्तुतिकरण समझ लीजिए, वो किसने किया था, सुखमय चक्रवर्ती समिति ने किया था। तो राजकोषीय घाटे का कॉन्सेप्ट वहीं से आया था। 1985 में वो समिति गठित की गई थी, तो यह भी आप ध्यान रख सकते हैं। फिर क्या है, नीतिगत विशिष्टताएं क्या है बजट की। तो बजट में क्या है कि महिला एवं बाल कल्याण, विधवाओं के कल्याण के लिए 4,073 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, और महिला और बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए 5,129 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। युवा सशक्तिकरण, अब मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे महिला युवा ये सब चीज़ें आ रही हैं, तो यह बजट भी जो स्टेट का बजट है वह भी 4 लोगों पर केंद्रित है, युवा, महिला, गरीब और कौन, किसान। यही केंद्र बजट में भी था कि जो बजट है केंद्र के बजट में, वहाँ पे कहा गया कि 4 कास्ट पे हम जो है
केंद्रित रहेंगे। और वो कौन सी कास्ट हैं, यानी हमारी पारंपरिक कास्ट नहीं जो कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र होते हैं, उस पे नहीं, बल्कि भारत में वर्तमान में 4 कास्ट हैं। कौन कौन सी? युवा, महिला, गरीब और किसान। उन पे हमारा यह बजट केंद्रित होगा। वही चीज़ यहाँ स्टेट यूपी में भी है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि युवा सशक्तिकरण के लिए स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत स्मार्टफोन और टैबलेट वितरण किया जाएगा। इसके लिए 4000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं और अब तक 25 लाख टैबलेट बांटे जा चुके हैं। हरित ऊर्जा के क्षेत्र में स्वच्छ प्रौद्योगिकी अच्छा ऊर्जा में निवेश के लिए हीरो फ्यूचर एनर्जी कंपनी है, हीरो फ्यूचर एनर्जी के साथ 4000 करोड़ रुपए का समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। और एक चीज़ और, 2030 तक वन क्षेत्र और वृक्ष क्षेत्र को 15% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। जो कि अभी अगर देखें इंडिया फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार तो यूपी में वृक्षारोपण और वनावरण ये लगभग 6% है, तो 15% करने का लक्ष्य रखा गया है। और बिजली सब्सिडी, किसानों के निजी ट्यूबवेल को निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने 2400 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। लगभग 100% यहाँ पे सब्सिडी दी जाएगी, यानी मुफ्त बिजली दी जाएगी सिंचाई के लिए, निजी ट्यूबवेल के लिए। तो यह भी आपको ध्यान रखना है। फिर कृषि की बात करें तो ग्राम पंचायतों में कृषि को बढ़ावा देने के लिए 3 नई योजनाएं शुरू की जाएंगी। अब ये 3 नई योजनाएं कौन कौन से हैं? राज्य कृषि विकास योजना है और विश्व बैंक सहायता प्राप्त उत्तर प्रदेश कृषि योजना है। विश्व बैंक इसको वित्तपोषण देगी, उसकी सहायता से यह चलेगी। और स्वचालित मौसम स्टेशन, स्वचालित वर्षा गेज योजना है। तो ये तीनों योजनाएं चालू की जाएंगी। उनके लिए बजट आवंटन 460 करोड़ रुपए का किया गया है। आवास में मुख्यमंत्री शहरी विस्तार नए शहर पहल के तहत टाउनशिप विकसित करने के लिए 3000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। तो यह भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे दिया है उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के बारे में कि 2022-23 में उत्तर प्रदेश की GSDP स्थिर कीमतों पर 8.3% से बढ़ी, जबकि 21-22 में 10% लगभग, और इसकी तुलना में 22-23 में 7.2% बढ़ने का अनुमान है। कृषि क्षेत्र 10% की वृद्धि हुई 22-23 में और 21-22 में 14% की, और 21-22 में वृद्धि निम्न आधार से अधिक थी। 2022-23 में मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में 22% और सेवाओं में 12% की वृद्धि हुई है। और फिर 22-23 में कृषि, मैन्युफैक्चरिंग और सेवा क्षेत्र का अर्थव्यवस्था में 24%, 30% और 46% क्रमशः है। तो यह भी ध्यान रखिएगा। प्रति व्यक्ति GSDP, उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति GSDP मौजूदा कीमतों पर 96,193 प्रति व्यक्ति आय है। 96,193 रुपये का अनुमान है। 2017-18 की तुलना में 8% की वार्षिक वृद्धि इसमें देखी जाती है। 2024-25 के लिए बजट अनुमान क्या है? 2024-25 के लिए बजट अनुमान 6,96,632 करोड़ रुपए कुल व्यय, जिसमें ऋण भुगतान को छोड़ के, यानी ऋण भुगतान अगर शामिल करेंगे तो ज़्यादा, यानी कितना बजट है 7 लाख के ऊपर, तो यह 2023-24 के अनुमान से 14% अधिक है। इस व्यय को 6,10,101 करोड़ रुपए की कुल प्राप्तियों उधार को छोड़ के तथा 71,427 करोड़ रुपए की शुद्ध उधारी के माध्यम से पूरा किया जाएगा। यानी प्राप्तियाँ कितनी होंगी? 6,10,101 करोड़ रुपए और उधारी उसमें मिला के इस पूरे टोटल व्यय पे खर्चा किया जाएगा। हाँ, ध्यान रखिएगा, इसमें ऋण भुगतान को शामिल नहीं किया गया। इस तरह से इतना टोटल व्यय होना है ऋण भुगतान को छोड़ के। 2024-25 में राजस्व अधिशेष GSDP का 3% यानी 74,147 करोड़ रुपए होने का अनुमान है, जो 2023-24 के लगभग समान है। और 2021-22 में 1.7% राजस्व अधिशेष था। अगर बात करें राजकोषीय घाटे की तो 3.4% अमाउंट में 86,531 करोड़ रुपए लक्षित है, जो कि 2023-24 के संशोधित अनुमान की तुलना में मामूली कम है। आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, सरकार जब बजट पेश करती है, मान लीजिए 24-25 का बजट पेश किया उसने, 7 लाख रुपए अमाउंट रखे, लेकिन क्या होता है कि किसी योजना में प्रोग्रेस उतना नहीं हुआ, या कोई जो बड़ी योजनाएं परियोजनाएं रुक गई, या किसी परियोजना में ज़्यादा बजट लग गया, तो क्या होता है फिर संशोधित अनुमान व्यक्त किया जाता है। तो किसी बजट में 3 वर्ष का, यानी पिछले वर्ष का बजट का अनुमान, उसके बाद संशोधित अनुमान, फिर आगे का अनुमान, इस तरीके से बजट में तीन चरण जो है इसमें शामिल होते हैं। तो इसको भी ध्यान रखिएगा।
फिर आइए सबसे महत्वपूर्ण जो यहाँ पे ये टेबल है इसको ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पे क्या है, कुल व्यय जो होना है 7,36,438 करोड़ रुपए है। यानी बजट का जो ढांचा है, बजट का आकार है वो कितना है, 7.36 लाख करोड़, याद रख लीजिए इतना अमाउंट। वैसे एग्ज़ाम में बिल्कुल एग्जैक्ट डाटा पूछा जाता है, बहुत बार ऐसे डाटा क्वेश्चन में आए हैं पेपर में, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। टोटल अमाउंट ध्यान रखिएगा 4,36,437 4,36,000 एग्जैक्ट डाटा ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऐसे ही एग्ज़ाम में 2-3 बार प्रश्न आ चुका है। 4,36,437 है, फिर 0.71 करोड़, इस तरीके से लगभग यहाँ पे 38 दिया हुआ है, 438, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। बहुत महत्वपूर्ण डाटा है क्योंकि कई बार पेपर में ऐसा आया है। जिसमें ऋण का भुगतान कितना करना है, 39,806 करोड़ रुपए का ऋण भुगतान इसमें सम्मिलित है। ठीक है, जो 86.7% किसका है, पिछले 2023-24 में परिवर्तन जो हुआ है उसका है। फिर उसके बाद में शुद्ध व्यय कितना होना है, शुद्ध व्यय 6,96,632। उसके बाद में इसमें उधारियाँ 7 लाख, कुल प्राप्तियाँ जो है कुल प्राप्तियाँ हैं, और इसमें से उधार 1,11,233 करोड़ रुपए जो है उधार लिया जाएगा। तो शुद्ध प्राप्तियाँ कितनी हो गई, 6,10,101 करोड़ रुपए शुद्ध प्राप्तियाँ हैं। उसके बाद राजकोषीय घाटा बता चुके हैं कि कितना, 86,531 है। जीएसडीपी का 3.46%, राजस्व अधिशेष 74,000। ये जो डाटा हैं बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखिएगा। 74,147 करोड़ रुपए, जीएसडीपी का 2.97%। और प्राथमिक घाटा कितना है, 3.46% जीएसडीपी का, और 32,819 करोड़ रुपए। राजस्व राजकोषीय घाटा सब कुछ बता चुका हूँ। राजस्व घाटा क्या होता है, राजस्व व्यय माइनस राजस्व आय, लेकिन यहाँ राजस्व अधिशेष है, यानी कि राजस्व आय ज़्यादा है तो राजस्व आय में से माइनस करेंगे क्या, राजस्व व्यय को। और राजकोषीय घाटा क्या होता है, राजकोषीय घाटा में कुल व्यय माइनस कुल आय, फिर माइनस उधार से जो उधार से जो मिला है उसको छोड़ देंगे तो राजकोषीय घाटा आ जाएगा। और प्राथमिक घाटा में राजकोषीय घाटा को माइनस कर दीजिए आप ब्याज भुगतान से, तो आपका जो है प्राथमिक घाटा आ जाएगा। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो इसमें टोटल आपका क्या हो गया, पूरा जीडीपी जो अनुमानित है वह कितना है, 24,99,076 जो है करोड़ रुपए। हालांकि सरकार का लक्ष्य बहुत बड़ा है, 1 ट्रिलियन स्टेट की जीडीपी करना है, अभी बहुत पीछे चल रहे हैं, इसको ध्यान रखिएगा। 2024-25 में व्यय, 2024-25 के लिए राजस्व व्यय जो है वह 5 लाख कितना है, 5,32,655 करोड़ रुपए राजस्व व्यय है। 2023-24 के मुकाबले 17% अधिक है। इसमें पेंशन वेतन, जैसा कि राजस्व व्यय में बता चुका हूँ, पेंशन वेतन जो रिकरिंग नेचर के होते हैं वो व्यय किए जाते हैं, जो लगातार चलते हैं, जिस पे सरकार की लायबिलिटी नहीं होती, राजस्व प्राप्तियाँ होती हैं उसमें, जैसे उनको कर मिलता है। तो प्राप्तियाँ व्यय ये सब याद रखिएगा। राजस्व व्यय क्या है, राजस्व व्यय में जो रिकरिंग नेचर के होते हैं उससे जो है सरकार का जो है क्या है, एसेट में कमी नहीं आती है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो 2024-25 में शिक्षा क्षेत्र के राजस्व घटक के आवंटन में 62% यानी 62% की वृद्धि का अनुमान है। 2024-25 के लिए पूंजीगत परिव्यय 1,54,747 करोड़ रुपए है, जो 2023-24 की तुलना में 6% अधिक है। पूंजीगत परिव्यय परिसंपत्तियों के निर्माण पर होने वाले व्यय को दर्शाता है, अर्थात जैसे कोई स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल वगैरह बनाए जाते हैं तो वो पूंजीगत व्यय में जाता है। 2024-25 में राज्य द्वारा ऋण और अग्रिम 9,229 करोड़ रुपए होने की अनुमान है, जो कि संशोधित अनुमान से 9% कम है। तो यह ध्यान रखिएगा। फिर राजस्व व्यय टोटल यहाँ आप देख लीजिए, राजस्व व्यय कितना है, 5,32,655। उसके बाद पूंजीगत परिव्यय 1,54,000, फिर राज्यों द्वारा दिए गए ऋण है, फिर टोटल शुद्ध व्यय हो गया 6,96,632 करोड़ रुपए।
इसमें प्रतिबद्ध व्यय जो कहाँ कहाँ व्यय करना है वो दिया हुआ है। तो इसमें एक बार अगर देखना चाहें तो आप देख सकते हैं कि राज्य में के प्रतिबद्ध व्यय में आमतौर पर वेतन, पेंशन, ब्याज के भुगतान पर व्यय शामिल होता है। बजट के एक बड़े हिस्से को प्रतिबद्ध व्यय की मतलब जैसे 2024-25 में उत्तर प्रदेश द्वारा प्रतिबद्ध व्यय पर 3,21,021 करोड़ रुपए का खर्च होने का अनुमान है। अब इसमें क्या है कि वेतन पर 30% जितना प्राप्तियां होंगी उस पर वेतन पर 30% है, फिर पेंशन पर 14% है, और ये प्रतिबद्ध व्यय प्राप्तियों का है। अनुमानित राजस्व का 53% तो इस पर खर्च होगा, लेकिन वेतन पर ही 30%, 14% पेंशन पर, ब्याज भुगतान पर 9% खर्च शामिल हैं। 2023-24 में वेतन खर्च का संशोधित अनुमान बजट 23% कम रहने का अनुमान है। तो यह भी ध्यान रखिएगा। वेतन पर कितना अमाउंट खर्च होगा? 1,80,822 करोड़ रुपए, पेंशन पर 86,488 और ब्याज भुगतान पर 53,712। अंतर देख लीजिए यहाँ पे कितना अंतर परिवर्तन हुआ है। अब क्षेत्रवार जो है आपका 2024-25 का बजट ये व्यय देख लीजिए कि जो प्रमुख क्षेत्र हैं उनमें 60% टोटल बजट पर व्यय होगा। जितना बजट है उसका 60% निम्न क्षेत्रों में खर्च होगा, जिसमें शिक्षा, खेल, कला, संस्कृति में शामिल है। 1,03,35 करोड़ रुपए शिक्षा क्षेत्र पे खर्च होगा, जो कि 55% अधिक है। यहाँ से देखिए, फिर ऊर्जा पे 45,832 करोड़ रुपए खर्च होना है। फिर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण पे 42,774 रुपये, सड़क और पुल बनाने पे 40,000, पुलिस पे 37,398 करोड़ रुपए, ग्रामीण विकास पे खर्च किया जाएगा 35,993, सामाजिक कल्याण पे और पोषण 34,000, जलापूर्ति एवं स्वच्छता पर 28,054 करोड़ रुपए, शहरी विकास पर 23,744, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण पर 22,843। इस तरीके से टोटल 60% जो बजट का हिस्सा है वो इन सेक्टर में या इन क्षेत्रों में खर्च किया जाएगा। इसको बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। ये सारे पॉइंट यहाँ पे कहाँ पे बजट कितना एलोकेशन है इसको आपको ध्यान रखना है। अब चलते हैं अगला 2024-25 में प्राप्तियाँ आपको ध्यान रखनी है। कुल प्राप्तियाँ 6,06,802 करोड़ रुपए, जो कि 23-24 की तुलना में 16% अधिक है। इसमें 2,80,786 करोड़ रुपए जो कि 46% है राज्य अपने संसाधनों से जुटाएगा, और 3,26,017 करोड़ रुपए 54% केंद्र से आएगा। और जो केंद्र से 54% आएगा उसमें क्या है, केंद्र से संसाधन केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी 36% होगी। यानी जो केंद्र कर जुटाते हैं, कर में जो हिस्सेदारी होती है राज्यों की, उसमें से 36% आएगा, और अनुदान के रूप में केंद्र से 18% आएगा। तो इस तरह से केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी 2,18,817 करोड़ रुपए अनुमानित है, जो कि 23-24 की तुलना में 10% अधिक है। 2024-25 में केंद्र से अनुदान 1,07,200 करोड़ रुपए का है, अनुमानित है, जो कि 2023-24 की तुलना में 5% कम है। केंद्र से अनुदान कम मिलेगा इस वर्ष, ये ध्यान रखिएगा। राज्य का स्वयं का कर राजस्व, राज्य के स्वयं के जो कर आते हैं उसमें उत्तर प्रदेश का कुल स्वयं का कर राजस्व 2024-25 में 2,56,351 करोड़ रुपए होने का अनुमान है, 27% अधिक है पिछले वर्ष की तुलना में। और जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में स्वयं कर राजस्व 2024-25 में 10.3% अनुमानित है। यानी जितनी जीएसडीपी है, स्टेट की जीडीपी है, स्टेट की जीडीपी से का 10.3% कितना स्वयं का कर राजस्व आएगा। तो यह भी आपको ध्यान रखना है। ये यहाँ पे दिए हैं राज्य के स्वयं कर राजस्व 2,56,000, राज्य के स्वयं गैर कर नॉन टैक्स से, नॉन टैक्स में जिसमें फ़ी वगैरह, फीस, पेनाल्टी, चालान का जो है ये सब आता है। और केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी 2,18,817 करोड़ रुपए, केंद्र से सहायता अनुदान मिलेगा 1,07,200 करोड़ रुपए का। तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। तो राजस्व प्राप्तियाँ 6,06,802 करोड़ रुपए की होगी। शुद्ध प्राप्तियाँ, जिसमें गैर ऋण पूंजी प्राप्तियाँ अगर शामिल कर लें तो शुद्ध प्राप्तियाँ कितनी हो जाएंगी, 6,10,101 करोड़ रुपए। राज्य 2024-25 में राज्य जीएसटी स्वयं कर राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत है। यानी जो सबसे बड़ा स्रोत है राज्य का कर राजस्व में वह है जीएसटी, और वह कितना है 39%। एसजीएसटी राजस्व
2023-24 के संशोधित अनुमान से 30% बढ़ने का अनुमान है। जीएसटी वसूला जा रहा है अच्छी तरीके से। और 23-24 में एसजीएसटी राजस्व उस वर्ष के बजट अनुमान से 19% कम है। 2024-25 में स्टाम्प शुल्क पंजीकरण शुल्क से राजस्व में 2023-24 के संशोधित अनुमान की तुलना में 30% की वृद्धि होगी। यानी स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क जो उससे राजस्व आएगा वह 23 और 24 की तुलना में 30% की वृद्धि उसमें इस बार होगी। अब यहाँ पे दिया हुआ है राज्य जीएसटी से क्या क्या। तो राज्य जीएसटी 1,05,000, हालांकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसको आप इग्नोर भी कर सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट है वही मैं बताऊंगा। उत्तर प्रदेश राजकोषीय दायित्व, ये भी कोई बहुत खास चीज़ नहीं है, अधिशेष वगैरह हम पढ़ चुके हैं। अब जो मुख्य क्षेत्रों में राज्य के व्यय की तुलना की गई है, 24-25 में 6 मुख्य क्षेत्रों में अन्य राज्यों के औसत अन्य राज्यों से तुलना की गई है। इसको भी कोई ध्यान रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस कितना बजट एलोकेशन है ये ध्यान रखना है। यहाँ पे 2023-24 का तुलना है, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। अब हम यहाँ से थोड़ा सा पॉइंट में देखेंगे तो वही राजस्व लेखे की प्राप्तियाँ कितना है, 6,0802 करोड़ रुपये। इसमें कर राजस्व कितना आएगा, 4,88,000, और कर नॉन टैक्स से आएगा 1,17,000 24-25 में। पूंजीगत से प्राप्तियाँ, पूंजीगत लेखे से प्राप्तियाँ 1,14,531 करोड़ रुपये, जिसमें से ऋणों की असूली कितना है, 3,298 करोड़ रुपये। और उधार और अन्य देयताएँ, उधार और अन्य देयताओं से मिलेगा 1,11,232 करोड़ रुपये। तो यह भी इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में कुल प्राप्तियाँ आपका जो है, कुल प्राप्तियाँ यहाँ पे दी हुई हैं 7,21,331 करोड़ रुपये, जिसमें उधार वगैरह सब शामिल हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा। और राजस्व लेखे पर व्यय कितना होना है, तो 5,32,655 करोड़ रुपये, जिसमें ब्याज अदायगी इतना है। पूंजीगत लेखे पर व्यय कितना है, टोटल 2,03,782 करोड़ रुपये, जिसमें पूंजीगत परिव्यय इतना है और ऋण की अदायगी इतना है। टोटल पूंजीगत लेखे पर व्यय इतना है, ठीक है। अब देखिए कुल व्यय यहाँ पे दिया हुआ है, कुल व्यय कितना है, 7,36,437 करोड़ रुपये। राजस्व बचत, राजस्व अधिशेष 74,147 करोड़ रुपये। राजकोषीय घाटा 86,000 का होगा लगभग, और प्राथमिक घाटा लगभग 32,000 रुपये, 32,000 करोड़ का होगा। टोटल यहाँ पे देख लीजिए, एक अप्रॉक्स वैल्यू दी गई है, 7.36 लाख करोड़ रुपए का बजट आकार है इस बार। 23-24 की तुलना में कितना वृद्धि हुआ है, 6.7% का। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट डाटा है, ध्यान रखिएगा। जिसमें राजस्व व्यय 5.33 लाख करोड़ रुपए का है, और पूंजीगत व्यय 2.04 लाख करोड़ रुपए का है, और पूंजीगत परिव्यय 1.55 लाख करोड़ रुपए का है। और कुल प्राप्तियाँ कितनी होंगी, 7.21 लाख करोड़। उसके बाद में राजस्व प्राप्तियाँ जिसमें हैं 6.07 लाख करोड़। उसके बाद में पूंजीगत प्राप्तियाँ 1.14 लाख करोड़, और फिर राज्य की अपनी कर प्राप्तियाँ कितनी हैं, 2.70 लाख करोड़ रुपए। अब रुपए कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देख लीजिएगा कि कहाँ रुपए कहाँ से आ रहा है। तो सबसे ज़्यादा 37% कहाँ से आ रहा है, राज्य का अपना कर राजस्व 37%। उसके बाद 30% कहाँ से आ रहा है, केंद्रीय कर अंतरण से आ रहा है। फिर आ रहा है 15%, 15.3% सार्वजनिक ऋण प्राप्तियाँ, हाँ ठीक है। उसके बाद आ रहा है 12.9% कहाँ से, केंद्रीय अनुदान सहायता से। फिर उसके बाद आ रहा है आपका 3.4% गैर कर राजस्व। तो 5 आपको सबसे ज़्यादा याद रखने हैं कि कहाँ कहाँ से आ रहे हैं सबसे ज़्यादा पैसे। अगर रुपए कहाँ जाता है, बात करें सबसे ज़्यादा रुपए कहाँ जाता है, तो आपको देखना है यहाँ पे 21% जो रुपया है वह पूंजीगत व्यय में।
फिर क्या है 12.8 है, या कहा जाता है वेतन, और इसमें जाएगा, ठीक है, वेतन सरकारी कर्मचारी इसमें जाएगा। उसके बाद में 11.7% पेंशन में, उसके बाद में 12.7% ये अन्य व्यय में जाएंगे। 9% ध्यान रखिए, 9% सरकार से अनुदान प्राप्त होगा उसमें, तो ये ध्यान रखिएगा। अब पूंजीगत परिव्यय में वृद्धि हुई है कितनी, 6.1% की। राजस्व अधिशेष कितना है जीडीपी का, 2.97%। और राजकोषीय घाटा जो है 3.46%। और जैसे कि FRBM एक्ट के अनुसार 3.45% की सीमा में है, उसी के लगभग। ऋण जो है कितना है, 32.7%। अब समावेशी विकास के लिए बजट नई योजनाएं, युवा रोजगार और सृजन हेतु महिला सशक्तिकरण इसमें शामिल है। तो मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान चलाया जाएगा। घरेलू एवं विदेश में रोजगार के अवसरों के लिए युवाओं में क्षमता निर्माण तथा उनका प्रशिक्षण किया जाएगा। रोजगार के लिए प्रोत्साहन कोष की स्थापना होगी और राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना होगी। 2 मेगा सरकारी ITI की नई ITI की स्थापना होगी और 69 ITI का उन्नयन किया जाएगा। स्पोर्ट्स साइंस और इंजीनियरिंग सेंटर की स्थापना की जाएगी। और मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत जो राशि थी 15,000 करोड़ रुपए पिछले वर्ष, उसको बढ़ा के 25,000 करोड़ कर दिया गया है। वरिष्ठ नहीं, एक मिनट, ये 25 पहले जो राशि मिलती थी 15,000, उसको 25,000 कर दिया गया है। ये बजट एलोकेशन नहीं है बल्कि बढ़ाया गया है उसका अमाउंट, ध्यान रखिएगा। वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष का गठन किया जाएगा। बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। फॉर्च्यून 500 कंपनियों के लिए FDI नीति 2023 लाई गई थी। सेमीकंडक्टर नीति 2023 लाई गई थी। और आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे और पूर्वांचल एक्सप्रेस वे को जोड़ने के लिए 60 किलोमीटर का नया लिंक एक्सप्रेस वे बन रहा है। नगरीय क्षेत्रों में स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज कार्यक्रम हेतु बजट का प्रावधान किया गया है। अनुसंधान और नवरचना यानी इनोवेशन पे क्या सरकारी विभागों में AI तथा ML और अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाएगा। AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ML का मतलब मशीन लर्निंग का अत्याधुनिक तकनीक उपयोग किया जाएगा। AI सेंटर और उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जाएगी। $1 ट्रिलियन की लक्ष्य की प्राप्ति हेतु सांख्यिकीय प्रणालियों का सुदृढ़ीकरण और ऑनलाइन डेटा स्टोरेज, 1 ट्रिलियन इकोनॉमी जैसा कि बनाना है स्टेट की, उसके लिए ये सब किया जाएगा। IIT कानपुर में 500 बिस्तर के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल वाले स्कूल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी की स्थापना की जाएगी। कहाँ पे, IIT कानपुर में। तो IIT कानपुर में ये किया जाएगा। अब पर्यटन के क्षेत्र में देख लीजिए, अयोध्या, काशी, मथुरा, वृंदावन, नैमिषारण्य का विकास और विंध्यावासिनी धाम, देवी पाटन और नाथ कॉरिडोर की थीम आधारित अवस्थापना सुविधाओं का विकास किया जाएगा। प्रयागराज में कुंभ संग्रहालय की स्थापना की जाएगी, ध्यान रखिएगा। मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना लाई जाएगी। राज्य कृषि विकास योजना लाई जाएगी। निजी ट्यूबवेल के लिए 100% सब्सिडी बताया मैंने। गन्ने के राज्य परामर्श मूल्य में 20 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी होगी। मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना लाई जाएगी। ऑर्गेनिक कल्चर लैब, टिश्यू लैब और कृषि पर्यटन केंद्र की स्थापना की जाएगी। तो यह सब ध्यान रखिएगा। अब ये देखिए संकेतक जो है कैसे GSDP में वृद्धि हो रही लगातार। तो यहाँ पे देखिए 2017 13.76 थी, वर्तमान में कितना अनुमान है, 24 पॉइंट लगभग दुगुना 24.99। प्राप्तियों में वृद्धि मुख्यतः राज्य के अपने कर राजस्व के माध्यम से अर्जित। राज्य की राजस्व प्राप्तियां देखिए लगातार कैसे बढ़ रही हैं। यहाँ पे राज्य का अपना कर राजस्व भी बढ़ रहा है। 2,12,000 था, यहाँ पे 2,70,000। और यहाँ पे राज्य की राजस्व प्राप्तियां 5,25,000 थी, यहाँ पे 6,06,000 हो गई। तो लगातार वृद्धि हो रही है। पूंजीगत व्यय पर जो है बल दिया जा रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं पहले 6,32,000 राज्य का कुल व्यय था, आज 7,36,437 करोड़ रुपए है। 23-24 में
32,000 सीधा 100 लाख की वृद्धि लगभग आप देख सकते हैं। राज्य का कुल व्यय, पूंजीगत व्यय है, इसमें राज्य का कुल पूंजीगत व्यय है 1,54,747 करोड़ रुपए। आप देख लिए प्रमुख विभागों को जो आवंटन मिले हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखिएगा। प्राथमिक शिक्षा पे 76,035 करोड़ रुपए का बजट आवंटन है। ऊर्जा पर 57,071 करोड़ रुपए का आवंटन है। पुलिस विभाग में 39,516 करोड़ रुपए का आवंटन है। उसके बाद में लोक निर्माण विभाग पर 34,558 करोड़ 858 करोड़ का प्रावधान है। उसके बाद स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण पे 27,086 करोड़, नगर विकास पर 25,698 करोड़ और ग्रामीण विकास पर 25,409 करोड़ रुपये। नमामि गंगे तथा जलापूर्ति कार्यक्रम पर 25,110 करोड़ रुपये। पंचायती राज को दिए गए हैं 21,197 करोड़ और भारी मध्यम उद्योग को 21,054 करोड़। तो इस तरह से ये सभी आपको ध्यान रखने हैं। ये जितने आवंटन हैं बहुत प्रमुख हैं। अब प्रमुख योजनाओं पे जो बजट आवंटन है वह देख लीजिए। यह सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट चल रहा है इस समय, आप ध्यान रखिएगा। तो सर्व शिक्षा अभियान पे 21,310 करोड़ रुपए का है। पेंशन पे 12,620 करोड़ रुपए का है। जल जीवन मिशन पर 22,000, यह सबसे इम्पोर्टेंट है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। मनरेगा भी बहुत महत्वपूर्ण है, तो 5,060 करोड़ मनरेगा पे, वहीं 86,000 करोड़ रुपए जो केंद्र में बजट था उस पर था। तो पीएम ग्राम सड़क योजना में इसमें भी बहुत महत्वपूर्ण है 3,668 करोड़ रुपए। 3,695 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन पे। पीएम आवास योजना ग्रामीण पे 2,441 करोड़ रुपए और शहरी पे 3,948। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण पे। यह सब जितना बजट एलोकेशन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाले हैं, इसमें इसको स्किप नहीं करना है। 27,8 करोड़ रुपए स्वच्छ भारत शहरी पे और 4,867 करोड़ रुपए स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण पे। अमृत योजना, अमृत पे 4,500 करोड़ रुपए। समेकित बाल विकास योजना पे 5,129 करोड़ रुपए। तो ये सब बजट में पहल क्या है, ग्रीन बजट है या 26वां संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन जलवायु सम्मेलन जो COP26 हुआ ग्लासगो में, उसमें प्रधानमंत्री द्वारा जो पंचामृत कार्यकलाप के लिए भारत की प्रतिबद्धता का संकल्प किया है, उसी के अनुरूप जो है बजटीय अनुमान की ग्रीन टैगिंग करने वाला भारत का पहला राज्य यूपी है। अब इसमें पर्यावरण अनुकूल वित्तीय नीतियों का निर्धारण किया गया यूपी में, जैसे पर्यावरणोन्मुखी नीतियों का निर्धारण, सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करना है, स्वच्छ पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर बल देना है, स्थिति स्थापक पर्यावरण की सुनिश्चितीकरण करना है। अब इसके लिए पथ प्रदर्शक कदम क्या रहे हैं, नीति निर्धारण, कार्यान्वयन और सक्रिय अनुपालन प्रदेश में चल रहा है। जैसे सौर ऊर्जा नीति 2022 में लाई गई, राज्य जैव ऊर्जा नीति 2022 में लाई गई, इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति लाई गई 2022 में, जैव विविधता को प्रोत्साहन करने के लिए नमामि गंगे पहल और ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं। इससे लाभ क्या होगा, क्षेत्रवार भागीदारी, SDG बजट है, सामाजिक समानता आदि के लिए सामूहिक कदम है, राजकोषीय ढांचे के दायरे में सततता का सुव्यवस्थीकरण होगा और लाभकारी निजी निवेश, प्रभावी सार्वजनिक व्यय योजना एवं ग्रीन सार्वजनिक निजी भागीदारी ट्रिपल P की पहल है। जलवायु लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए नीतियों में स्पष्टता को प्रोत्साहन मिलेगा। तो यह सब आपको ध्यान रखना है। ग्रीन बजट विश्लेषण 17 विभागों प्रस्ताव बजट पर विचार किया कि ग्रीन स्कोर प्रभावित करने के यह एक पैमाने का तरह प्रयोग। ग्रीन बजट स्कोर अपनी प्रकृति में परिवर्तनशील है। प्राथमिकता वाले प्रमुख क्षेत्र जैसा कि मैंने बताया था, युवा, गरीब, महिला और किसान। तो गरीबी उन्मूलन के साथ यूपी में 5 करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला गया है। महिलाओं, युवाओं और किसानों को सशक्त बनाने का विशेष बल दिया गया है। पिछले वर्ष 35 लाख से अधिक किसानों को दलहन तिलहन किट प्रदान किया गया। मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 2 लाख से अधिक आवास निर्मित किए गए हैं। 6.5 लाख व्यक्तियों को यूपी के कौशल विकास मिशन के तहत प्रशिक्षण दिया गया है। और उसके बाद कन्या सुमंगला योजना मुख्यमंत्री की फ्लैगशिप योजना के अंतर्गत 17.8 लाख बेटियों को लाभान्वित हुई हैं, मतलब बेटियां लाभार्थी बनी हैं। एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज योजना के अंतर्गत 45 जिलों में 66 मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की जा चुकी है। और सोलर रूफटॉप यानी छत पर सौर ऊर्जा की स्थापना के लिए क्षमता में 4 गुना वृद्धि हुई है। हरित कवरेज बढ़ाने के लिए 1 वर्ष में 36 करोड़ से अधिक वृक्षारोपण किए जा चुके हैं। और मुख्यमंत्री स्वरोजगार युवा स्वरोजगार योजना के तहत 1.80 लाख करोड़ जो मतलब 1.80 लाख रोजगार सृजित किए गए हैं।
उत्तर प्रदेश सरकार अधिकाधिक लाभार्थियों को लाभ पहुंचाने के लिए सभी योजनाओं के सफल कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए समर्पित है। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश की अचीवमेंट क्या है, यह भी ध्यान रखिए। भारत में प्रथम है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में, यानी मुद्रा लोन देने में यूपी प्रथम है। उसके बाद भारत में प्रथम है प्रधानमंत्री जनधन खाता में, 9 करोड़ खाता लगभग खोले गए हैं यूपी में। भारत में प्रथम है पीएम स्वनिधि योजना में, स्वनिधि योजना इसमें भी प्रथम है। भारत में स्वनिधि योजना जानते हैं आप किसके लिए है, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए है। भारत में प्रथम प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में भी प्रथम है यूपी, और प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना में भी प्रथम है, और लेकिन प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में इसका दूसरा स्थान है। उत्तर प्रदेश को डीबीटी परफॉर्मेंस यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर परफॉर्मेंस रैंकिंग में दूसरा स्थान मिला है, जो रोजगार द्वारा लक्षित एवं कुशल हस्तांतरण का प्रमाण है। अब देखिए, उच्च विकास को बढ़ावा देने वाली आर्थिक परियोजनाओं के बजट आवंटन क्या है। जेवर में, जैसा कि नोएडा में जेवर एयरपोर्ट बनना है, उसके लिए 1150 करोड़ रुपए दिया गया है। एक्सप्रेस वे और तथा नेशनल हाईवे के साथ औद्योगिक नोड्स की कनेक्टिविटी आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे एवं पूर्वांचल के लिए 500 करोड़ रुपए है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए 7350 करोड़ रुपए का प्रावधान है। 14 नए मेडिकल कॉलेज के लिए 964 करोड़ रुपए दिया गया है। और उद्यम के अंतर्गत, यानी उद्यम एक पोर्टल है जो एमएसएमई से संबंधित है, उसके अंतर्गत एमएसएमई की संख्या 22 लाख लोगों को पंजीकरण इसमें मिला है। और लीड सूचकांक, जैसा कि लीड सूचकांक होता है लॉजिस्टिक के मामले में ये आता है लॉजिस्टिक्स के लिए। तो लीड सूचकांक में जो है पहले जो है यूपी क्या था, यूपी 93 पे था, और अब क्या किस पे आ गया है 2022 में जो है 6 नंबर पे आ गया है। लीड्स में 6 नंबर पे आ गया है लीड सूचकांक में, ठीक है। उसके बाद में ध्यान रखिएगा आप निर्यात तत्परता सूचकांक, निर्यात तत्परता सूचकांक यानी एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स। तो इसमें क्या है 2019 में 11 इसका था, और आज 2022 में कितना हो गया है, 7 हो गया। लीड्स सूचकांक जो कि इसका जो फुल फॉर्म होता है वो भी आप ध्यान रख लीजिएगा, क्या होता है लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट। भारत के सभी राज्यों के बीच में यह इंडेक्स निकाला जाता है कि लॉजिस्टिक के क्षेत्र में कौन सा राज्य, शायद इस समय गुजरात है, कंफर्म नहीं है, शायद गुजरात है, गुजरात था अभी, तो लीड्स में गुजरात था यह सूचकांक। उसके बाद माल निर्यात में लाख करोड़ रुपए में 11वें स्थान पर था, आज जो है 7वें स्थान पर है। सामाजिक परिणाम देख लीजिए आपका, तो इसमें PMAY यानी प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत निर्मित आवास जो कि 5.68 लाख थे 2017 में, आज 2023 में 47 लाख। बहुत अच्छा काम हुआ है इस पर। मेडिकल कॉलेजों में बहुत अच्छा काम हुआ है, मेडिकल कॉलेज बहुत ज़्यादा बन गए हैं। 17 में 17 थे और 23 में 73 हो चुके हैं, अच्छा काम है इस पर भी। स्वास्थ्य सुविधाएं तथा शिक्षा में अगर अच्छा काम होता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बाकी जो फालतू तो नहीं बोलेंगे लेकिन वो भी आवश्यक है। फिर सरकारें जो है काम करती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका जो उद्देश्य होता है वह मतदाताओं को लुभाना भी होता है। अगर सरकारें अपने निजी स्वार्थ को भुला के अच्छे से काम करें तो उनकी पहली प्रायोरिटी स्वास्थ्य, शिक्षा और साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन में होना चाहिए, बाकी सेकंड प्रायोरिटी होना चाहिए। लेकिन देखें बजट में तो बजट जो है, बजट में इसका अभाव होता है। तो लेकिन उत्तर प्रदेश में यह जो काम किया जा रहा है अच्छा लग रहा है मुझे कि मेडिकल कॉलेज जो है हर स्टेट में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज की जो धारणा है उसी के अनुरूप सरकार 2017 में 17 मेडिकल कॉलेज थे, 2023 में 73 हो गए हैं, यह भी अच्छा है काम है। महिला श्रम शक्ति की भागीदारी जो 14.2% थी, आज वह 32% है, ये भी अच्छा काम है। पर्यटकों की संख्या में वृद्धि हुई है, पहले 23.7 करोड़ थी, आज है 32 करोड़।
नल से पेयजल आपूर्ति का विस्तार हो रहा है। पहले 2% कवरेज था, आज 72%। अवसंरचना का परिणाम देख लीजिए। एक्सप्रेस वे की लंबाई जो पहले प्रदेश में थी 491, आज वह 1314 है। एयरपोर्ट्स की संख्या 4 थी, आज 19 है। विद्युत ऊर्जा की क्षमता जो थी 23,662 मेगावाट थी, आज 29,912 मेगावाट है। और मेट्रो रेल सिस्टम जो कि 2 शहरों में था सिर्फ, कहाँ पे, लखनऊ और नोएडा वाइडा में, तो आज जो कि 5 सिटी में बन रहा है, कानपुर में भी बन रहा है। तो 2023 में कितना हो गया है, 108.4 यानी 108.4 किलोमीटर की मेट्रो लाइन हो चुकी है। यह भी अच्छा काम है। तो इस तरह से यह इन्फोग्राफ्स में थे, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ये सारे महत्वपूर्ण पॉइंट थे, इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। अब कुछ जो है बजट के भाषण में कुछ जो है वित्त मंत्री जी द्वारा थोड़ा गुणगान किया गया है, उसकी चर्चा भी कर देते हैं। फटाफट करेंगे बहुत जल्दी। जैसे कि किसान क्रेडिट कार्ड जो प्रदेश में लगभग 37 लाख किसान क्रेडिट कार्ड 2023-24 के अक्टूबर माह तक बांटे जा चुके हैं। और 10 लाख जो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 10 लाख कृषकों को लाभ दिया गया, जिसमें 831 करोड़ रुपए किसान को क्षतिपूर्ति के रूप में मिली है। किसान सम्मान निधि के तहत लगभग प्रदेश के में 63,000 करोड़ रुपए की धनराशि डीबीटी के माध्यम से 2,62,00,000 किसानों के खातों में भेजी गई है। यानी प्रदेश के 2,62,00,000 किसान, 2.6 करोड़ किसान जो है उनको क्या मिला है, किसान सम्मान निधि मिली है। ठीक है, तो यह भी महत्वपूर्ण पॉइंट है। और एक जनपद एक उत्पाद के तहत लगभग 1,92,000 रोजगार सृजन हुआ है, 1,92,000। हालांकि डाटा में ये ज़्यादा दिख रहा है। खैर, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, एक है विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, तथा एक जनपद एक उत्पाद कौशल उन्नयन टूल किट योजना। इसके तहत लगभग 4 लाख रोजगार सृजित हुए हैं। बहुत ज़्यादा रोजगार का सृजन हो जा रहा है। कहीं बेरोजगारी दर माइनस में न पहुंच जाए प्रदेश की, ये भी ध्यान रखना है। और फिर उसके बाद में आप जनधन खाते, जैसे कि बताया, नंबर 1 है प्रदेश। कितने, लगभग 9 करोड़ खाते खोले गए हैं। और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत लगभग 2 करोड़ नामांकन के साथ उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है, यानी 1.90 करोड़ नामांकन इसमें मिला है और प्रदेश में दूसरा स्थान है। तो यह भी आपको ध्यान रखना है। अब वित्तीय वर्ष में 2024-25 में कुछ संस्थानों की स्थापना की जाएगी, जैसे कि एक जो है आयुष महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय गोरखपुर में जो निर्माणाधीन है उसको पूर्ण किया जाएगा। और अयोध्या में राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय बन रहा है। और वाराणसी में राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज का स्थापना का लक्ष्य है। तो यह आपको ध्यान रखना है कि गोरखपुर में क्या बन रहा है, आयुष विश्वविद्यालय बनना है, उसका निर्माण कार्य पूरा किया जाएगा। और अयोध्या में आयुर्वेदिक महाविद्यालय बनना है। अयोध्या में आ से अयोध्या, आ से आयुर्वेदिक, तो आयुर्वेदिक ध्यान रखिएगा। और उसके बाद में वाराणसी में होम्योपैथिक है, वाराणसी में होम्योपैथिक है और गोरखपुर में क्या, आयुष। तो यह महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखिएगा। और बुंदेलखंड क्षेत्र में जैसा बताया एक औद्योगिक विकास प्राधिकरण की स्थापना की जाएगी, यह बहुत महत्वपूर्ण है। और गंगा एक्सप्रेसवे के परियोजना के लिए लगभग 2,057 करोड़ रुपए की जो है इसमें आवंटन किया गया है। कितना, 2,057 करोड़ रुपए गंगा एक्सप्रेसवे के लिए है। और आगरा एक्सप्रेसवे बताया मैंने 500 करोड़ रुपए इसके लिए जो है 60 किलोमीटर का लिंक एक जोड़ा जाएगा उसके लिए है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना गया, उसमें एयरपोर्ट का विस्तार और उसके और विकास के लिए 150 करोड़ रुपए की मतलब बजट आवंटन है। कितना, 150 करोड़ रुपए अयोध्या में वाल्मीकि एयरपोर्ट की विकास और उसके विस्तार के लिए है। तो ये सब पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। उसके बाद में एक चीज़ और ध्यान रखना है कि महाकुंभ मेला 2024 में भव्य आयोजन होगा। तो महाकुंभ मेले के लिए
2500 करोड़ रुपए का आवंटन है। 2500 करोड़ रुपए का आवंटन है महाकुंभ मेले के लिए। ये आपको ध्यान रखने हैं, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। जो महत्वपूर्ण है मैं वही बता रहा हूँ यहाँ पे, फालतू की चीज़ें आपको नहीं याद रखनी है। फिर एक चीज़ ध्यान रखिए कि निषाद राज गुहा सांस्कृतिक केंद्र, ये श्रृंगेरपुर में जो है इसकी स्थापना की जाएगी, उसके लिए 15 करोड़ रुपए का प्रावधान है। और इसी के साथ आजमगढ़ में हरिहरपुर में संगीत महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी, उसके लिए भी 12 करोड़ रुपए लगभग प्रावधान किया गया है। और महर्षि वाल्मीकि संस्कृति केंद्र चित्रकूट में स्थापना की जाएगी, उसके लिए 11 करोड़ रुपए का प्रावधान है। तो ये जो संस्थान है इनका भी ध्यान रखिएगा। और एक सबसे महत्वपूर्ण जो है कि अंतर्राष्ट्रीय रामायण और वैदिक शोध संस्थान जो कि अयोध्या में स्थापित किया जा रहा है, उसके लिए भी 10 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में किया गया है। तो ये सब आपको बहुत ध्यान रखने हैं। जैसा कि मैंने बताया कि प्रदेश में लगभग आज 37 करोड़ पर्यटक आ रहे हैं, जिसमें आपको 37 करोड़ 77 लाख हैं, और जिसमें विदेशी पर्यटकों की संख्या लगभग 14 लाख है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। और अगर इस समय देखें प्रदेश में तो वनावरण और वृक्षारोपण लगभग पूरा टोटल भौगोलिक उसका 9.3, मैं 6 बता रहा था, उसमें वृक्षावरण है। तो इसमें टोटल कितना है 9 टोटल अगर वृक्षारोपण और वनावरण को मिला जाए तो वनावरण लगभग 6% है, और टोटल अगर देखा जाए तो 9% के आसपास है, लेकिन इसको 15% किए जाने का लक्ष्य है 2030 तक। तो यह भी ध्यान रखना है। प्रयागराज में जो बन रहा है आपका पता होगा कि विधि विश्वविद्यालय लॉ यूनिवर्सिटी बन रही है, तो वहाँ उसके लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रयागराज में किसके नाम पे बन रही है? राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम पर विधि विश्वविद्यालय बनना है, उसके लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और लखनऊ में दिल्ली की तर्ज पे 1500 एकड़ में जो है एरो सिटी का निर्माण किया जाएगा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। जिसमें 7 स्टार होटल, पार्क, विश्व स्तरीय कन्वेंशन सेंटर जैसी व्यवस्था हिस्स होगी। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, कुकरेल में नाइट वन सफारी का भी जो है स्थापना करने की वो बात है कि जो कुकरेल वन क्षेत्र है उसमें नाइट सफारी पार्क बनाया जाएगा, जिसके लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान है। तो इस तरीके से महत्वपूर्ण चीज़ें जितनी हैं इम्पॉर्टेंट हैं वो सब आपको ध्यान रखना है। बाकी जो करंट अफेयर में उत्तर प्रदेश का जो चर्चित वो है वो मैं चर्चा करूँगा। अब बजट टॉपिक हमारा पूर्णतः समाप्त होता है, क्योंकि इससे पूर्व हम जो है केंद्रीय बजट में जो है अंतरिम बजट, पूर्ण बजट देख चुके थे। उसके बाद अब कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो आप उसको हिस्टोरिकल फैक्ट समझ सकते हैं। बजट से संबंधित जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं कुछ मैं उसको फटाफट बताना चाहूँगा। इस तरह से समग्र रूप से इस टॉपिक को मैं ख़त्म करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो इसमें मैंने बताया था कि एक चीज़ जो राजकोषीय घाटा है इसका जो कॉन्सेप्ट है वो सुखमय चक्रवर्ती समिति ने प्रस्तुत किया था, और यह समिति 1985 में गठित की गई थी। 1985 में राजकोषीय घाटे के कॉन्सेप्ट आया, राजकोषीय घाटे का, और कौन? सुखमय चक्रवर्ती समिति। और अब उसके बाद में आपको एक चीज़ ध्यान रखना, पहला बजट जो भारत का था, भारत का पहला बजट वो 18 फरवरी 1860 को जेम्स विल्सन द्वारा, कौन थे? अंग्रेज अर्थशास्त्री थे। 18 फरवरी 1860 जेम्स विल्सन। हिस्ट्री आप अगर अच्छे से पढ़े होंगे तो उसमें पता होगा कि 1860 में भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे। लॉर्ड कैनिंग थे, उन्हीं के समय में भारत का पहला बजट आया था, और किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? जेम्स विल्सन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। और फिर उसके बाद में जब भारत को स्वतंत्रता मिली तो स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को, कब? 26 नवंबर 1947 किसके द्वारा? भारत के पहले जो वित्त मंत्री हुए आर के सनमुखम चट्टी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। यह आपको ध्यान रखना है 26 नवंबर 1947 को। और फिर एक बात और चीज़ ध्यान रखनी है कि 1920-21 में क्या हुआ था? एक समिति बनाई गई थी जो ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे। अब 1920-21 में अंग्रेज़ों का राज ही था, तो उस समय एक ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे विलियम एकवर्थ। क्या नाम था उनका? विलियम एकवर्थ।
इनके नेतृत्व में 10 सदस्यीय एक समिति गठित की गई थी, विलियम एकवर्थ। इनके नेतृत्व में एक 10 सदस्यीय समिति गठित की गई और इस समिति ने अनुशंसा की कि जो रेल बजट होता है, रेल बजट, उसको आम बजट से अलग किया जाए। अब इसकी मंशा तो आप अच्छी तरीके से जानते होंगे, अंग्रेज़ों का काम ही था लूटना। तो उनका मंशा ये था कि रेलवे जो है, रेलवे क्या है, रेलवे ये रेलवे को मानते थे कि यह एक उद्यम है और इससे सिर्फ पैसा कमाया जा सकता है। तो इसलिए इसको अलग बजट में रख दिए कि रेलवे का विकास इस तरीक़ा से करो कि जो है यह इससे खूब अच्छे से अच्छा लाभ कमाया जाए। तो क्या किया गया कि 1924 में रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया। लेकिन पुनः 2017-18 के बजट में 2017-18 के बजट में रेल बजट को इसी आम बजट में मिला दिया गया 2017-18 में। और इसी 2017-18 में एक काम और किया गया था, वह भी महत्वपूर्ण है कि 2017-18 में पहले बजट क्या होता था, 29 फरवरी या 28 फरवरी को पेश किया जाता था। लेकिन इस बजट में 2017-18 में किया गया कि अब से बजट 1 फरवरी को पेश होगा, 1 फरवरी को। तो इस तरीके से 1 फरवरी को केंद्रीय बजट आ जाता है। अमूमन सारे राज्यों का जो है बजट 1 फरवरी को आता है, लेकिन इस बार जो यूपी का बजट था वो 5 फरवरी को आया था। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट था। और एक लास्ट जो पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ वो यह है कि अभी तक सबसे ज़्यादा बार बजट किसने पेश किया है, तो वह है कौन, मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई, इन्होंने सबसे ज़्यादा बार 10 बार बजट पेश किया है। तो इस तरह से बजट से संबंधित जितने फैक्ट हो सकते थे हमने उसकी चर्चा की। मुझे आशा है कि आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के संग, अपने सहपाठियों के संग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और एक बात और कहना चाहूँगा, जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इससे क्या है, मुझे मोटिवेशन मिलेगा और अच्छे से अच्छा कंटेंट, अच्छे से अच्छा जो है उसका एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश करूँगा और मुझे प्रोत्साहन मिलता रहेगा। तो इसी तरह से अनवरत या क्लासेस चलती रहेंगी मेरे दिमाग में। चूँकि मुझे पर्सनल एक्सपीरियंस इस मामले में परीक्षा एग्ज़ाम की दृष्टि से जो है मुझे एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का। तो मैं जानता हूँ कैसे क्या चीज़ें पढ़नी होती हैं, क्या पढ़ाना होता है। तो इस तरीके से आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो हम अनवरत इसी तरह की क्लास चलाते रहेंगे। तब तक के लिए अब हम मिलेंगे अगली क्लास में। और सभी भाइयों बहनों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा। और अब मेरे सभी भाइयों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।